हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है और हम पढ़ रहे थे द ट्रिब्यूट। तो इसका जो एक पार्ट है, एक वीडियो में बना चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की और देखते हैं इस स्टोरी का एंड कैसा रहता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। द सेम बस वॉज देयर इंस्पायरिंग इन टेल द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग्स। और फिर शनिवार की दोपहर को मैं गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। तो मुझे वही बस मिलती है जो गांव में हमेशा जाती थी। और उसे देखकर जितनी भी मेरी जो पुरानी जितनी भी फीलिंग्स थी वो सब इंस्पायर हो चुकी थी, मतलब वो प्रेरित हुई थी। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। और मैं जल्दी से दौड़ा उस सीट को पाने के लिए जो ठीक ड्राइवर के पीछे थी, क्योंकि वो सीट हमेशा से मेरी फेवरेट रही थी। इन माई हरी आई ब्रूज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर। लेकिन क्या होता है, इस जल्दबाजी के चक्कर में और मेरा जो एक घुटना है वो सीधे उस बस के डोर के जाके लगता है। इट हर्ट मी, इससे मुझे चोट लग जाती है। The briefcase fell off and the little packet containing the prasad of Lord Lingaraj meant for my dear mother was scattered over the ground. और जैसे ही मुझे चोट लगती है तो क्या होता है कि मेरी जो ब्रीफ केस थी वो नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ मेरे पास प्रसाद का एक पैकेट था। वो किसका प्रसाद था? वो भगवान लिंगराज का प्रसाद था जो मैं मेरी माँ के लिए लेके जा रहा था। तो वो भी पूरा का पूरा ग्राउंड में बिखर जाता है। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वॉज स्क्रैचिंग अलाउड द क्वेश्चन। और मुझे ऐसे लग रहा था जिससे पूरी बस है वो मुझे धिक्कार रही है और मुझे क्या कह रही है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक नया मीनिंग आया है, स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का मतलब होता है चित्कार करना, चिल्लाना। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि वो जो पूरी बस थी, यानी बस के जो लोग थे, वो चित्कार कर रहे थे, अंतर्नाद कर रहे थे कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कि कितने सालों बाद, यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। तो उसने कहा कि तुम कभी भी नहीं जीत पाए तुम्हारी उन भावनाओं के लिए जो तुम्हारे हृदय में थी, तुम्हारे उस गांव के लिए, लेकिन तुमने उन सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया। Instead, you have sold it to the butcher to help yourself become a city babu। और यहाँ तक कि तुमने अपनी उन सभी भावनाओं को एक कसाई को बेच दिया, सिर्फ और सिर्फ एक शहरी बाबू बनने के चक्कर में। कर्स बी ऑन यू, तुम पर तो शर्म आती है, यानी तुम पर धिक्कार है। आई बोर्डेड द बस, फिर मैं बस पे आ गया, चढ़ गया। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेंट ऑफ द साइड बैग। उसके बाद उस ब्रीफ केस को वापस लिया और वो जो पैकेट था जो एकदम से मिट्टी में हो चुका था उसे भी उठा लिया। वियरिंग ए शेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस। और उसके बाद बड़ी ही बेशर्मी सी स्माइल है वो मैंने वो जो वहाँ पर सफाई कर रहा था बस की, उस आदमी को, और वो जो कंडक्टर था उसे मैंने बड़ी ही बेशर्म वाली स्माइल पास की। इट वॉज 5 in the evening when I got down। अब 5 बज गए थे और मैं बस से उतर गया, मतलब मेरा जो गाँव था वो आ गया था। I had written beforehand my elder brother was there to meet me at the bus stop। और मैंने पहले लेटर लिख दिया था बड़े भैया को कि मैं आ रहा हूँ। तो वो जो मेरे बड़े भाई साहब थे वो वहाँ पर मुझे बस स्टॉप पे मिल गए। He appeared a little tired and worn out। और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसे लगा जब वो थोड़े से परेशान से और थोड़े कमज़ोर से मुझे लगे। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ब्रीफ केस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा भारी है। ही ऑलमोस्ट स्नैच इट अवे फ्रॉम मी। वो हमेशा यही करते थे और क्या है कि उन्होंने वो ब्रीफ केस दी, वो मुझसे छीन ली। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट। मैं तो यहाँ तक कि उनके पैर छूने भी भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, डस्टी एंड एवर द सेम। और हम लोग वो गाँव की रोड पर आ गए थे जो बिल्कुल धूल भरी थी और हमेशा ऐसे ही रहती थी। आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू गो टू द टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। अब वो जा रहा था, जब विलेज की रोड पर जा रहा था तो वापस से वो कुछ याद करने लग जाता है अपने बचपन की बातें। तो वो याद करता है राइटर, आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू गो टू द टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। कि मुझे याद है कि ये जो गली थी, ये जो स्ट्रीट थी, उस पर मैं हमेशा शाम के वक्त ट्यूशन करने के लिए एक टीचर के पास जाता था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क। तो क्या होता था कि सामान्यतः मुझे आते वक्त काफ़ी लेट हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडी। और जब मैं वापस घर लौटता था उस वक्त अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम टेस्ट आई शुड बी फ्राइटन। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि मेरे जो भैया थे वो हमेशा मुझे मिल जाते थे। और ताकि क्यों मिलते थे वो मुझे वहाँ पर, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि शायद मैं डर जाता हूँगा अंधेरे से, इसलिए वो हमेशा मुझे वहाँ पर मिल ही जाते थे। एस्कॉर्ट का मतलब होता है साथ देना, मतलब मेरे भैया है वो हमेशा मेरे साथ आ जाते थे। ही वुड कैरी द लैंटर्न माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स। और वो हमेशा अपने हाथ में एक लालटन रखते थे, उसके बाद मेरा जो बैग था बुक से भरा उसे भी ले लेते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू। और उसके बाद मैं उनका पीछे पीछे चलता था। इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क। और जब मैं उनके पीछे पीछे चलता था तो वो मुझसे कहते थे वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, कि शायद क्यों मुझे तुम ऐसे थके हुए से लग रहे हो। कम होल्ड माई हैंड, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, एंड वॉक विथ मी, और मेरे साथ चलो। ही समटाइम यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर व्हाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर ए स्ट्रॉल। और मुझे ये भी याद है कि वो ज़्यादातर क्या करते थे कि जब भी मुझे खेत में घुमाने के लिए, स्ट्रॉल करने के लिए लेके जाते थे, तो उस वक्त हमेशा वो मुझे अपने कंधे पे बिठा लेते थे।
स्ट्रोल का मतलब होता है स्टूडेंट चहलकदमी करना, मतलब घुमाना। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। अब जो बस स्टॉप था वो गांव से थोड़ी दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, तो मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क। और वो थोड़े रुके और हमेशा जो क्वेश्चन वो पूछते थे वही प्रश्न उन्होंने वापस मुझसे पूछा। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी। और अब हम वापस चलने लगे तो वो जो भूतकाल की बातें थी वो वापस मेरे दिमाग में आने लगी। स्प्राउटिंग का वैसे मतलब होता है अंकुरित होना, मतलब मेरे दिमाग में वापस से वो चीज़ें अंकुरित होने लगी थी। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, वो सोच रहा था एक तो वो बचपन के दिन थे और आज के ये दिन हैं। टाइम हैज़ कोगुलेटेड फॉर मी, कि वो जो समय था वो मेरे लिए एकदम ठहर गया था। कोगुलेटेड का मतलब होता है ठहर जाना। आई हैव चेंज्ड, अब मैं बदल चुका था। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भैया, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंजेस, कि समय उनके स्वभाव में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं लेके आया था। एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और इन दिनों, इस टाइम भी या इन दिनों में भी वो क्या कर रहे थे, मेरे आगे ही चल रहे थे। कैरिंग माई बैग, मेरा बैग ले रखा था। आई फेल्ट सो स्मॉल, और मैं ये सब देख के अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। हेजिटेंटली आई सेड, तो मैंने हिचकिचाहट के साथ भैया को बोला, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफकेस, कि भैया ये ब्रीफकेस है वो प्लीज़ मुझे वापस दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर अब मुझे इसे लेने दो। डोंट यू वरी ही सेड, तो वो कहते हैं अरे चिंता मत करो, इट इज़ हैवी, ये थोड़ी भारी है, एंड यू आर टायर्ड, और तुम थक गए हो। लेट अस स्पीकन आवर स्टेप्स, अब हमारे जो स्टेप हैं उनको जल्दी जल्दी बढ़ाओ, मतलब अपने कदम है वो जल्दी बढ़ाओ। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, जरूर तुम्हें भूख लग रही होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, अब है वो रात के खाने का समय भी हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, तो इतना इतना उन्होंने जब कहा तो मैंने उनका वापस से चुपचाप से फॉलो करना शुरू कर दिया। वी रीच्ड होम, उसके बाद हम घर पहुंचते हैं। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, द टाइम फॉर द लाइटनिंग ऑफ वीक्स बिफोर द सेक्रेड तुलसी प्लांट, और पहले से अंधेरा हो चुका था और अब वो एकदम संध्या काल का समय था। वो समय था जब हम तुलसी के प्लांट पर दिया जलाते हैं। अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई नेफ्यू रश टुवर्ड मी हॉलिंग, और हमेशा के दिनों की तरह आज कोई भी मेरा जो भतीजा था वो दौड़ के मेरे पास नहीं आया। हियर्स अंकल, और ये नहीं कहने आया कि देखो चाचा आ गए। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और यहाँ तक कि मेरी जो भाभी थी वो भी किचन से दौड़कर मेरे पास मुझे लेने के लिए, मुझे रिसीव करने के लिए नहीं आई। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, तो मैं भी एकदम से, मैंने देखा कि सब कुछ शांत था, एकदम बिल्कुल शांत। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, बस मेरी माँ मेरे पास आई और वो खड़ी हो गई मेरे पास। द सेकंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेवर टू बी सीन, अब मेरा जो दूसरा मंझला भाई था वो मुझे नहीं दिखा, और उसकी जो वाइफ थी वो भी मुझे कहीं नहीं दिखी। इन द एंटायर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रेदर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, और मुझे ऐसे लगा जैसे पूरा जो घर था उसमें एक अजीब सी हवा फैली हुई है। एक वो हवा, एक ऐसी शांति थी वहाँ पर जैसे कि कब्रिस्तान में होती है, मतलब कब्रिस्तान जैसी निर्जीवता थी उस घर में। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कॉलेप्स, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बस ये अपना जो घर है वो अपने अंतिम विध्वंस की तैयारी कर रहा है। कॉलेप्स का मतलब होता है गिरना। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विथ एवरीवन, मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं हर आदमी के साथ एकदम अच्छे से व्यवहार, बट देयर वॉज दैट अबोमिनेबल लल ऑल अराउंड, लेकिन होता क्या है कि मैं देखता हूँ कि चारों तरफ घर में एक बहुत बुरी शांति छाई हुई है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरी या बहुत भयानक, लल का मतलब होता है शांति। तो वहाँ पूरे घर में एक बहुत बुरी तरीके से शांति छाई हुई थी। माई सेकंड ब्रदर एंड हिज वाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशंस, हालांकि मेरे जो भाई और जो भाभी थे वो वहीं पर थे घर पे, लेकिन उन्हें कोई भी प्रकार की भावना है वो मुझसे जुड़ा मुझे नहीं लगा। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर फॉर नथिंग एल्स, बस वो तो एकदम विभाजन की तैयारी में बैठे थे, इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस दिन पूरी रात नहीं सो पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्वाइट अनएवेंटली, और इसी तरह से जो दूसरी सुबह आई वो भी बिना किसी खास घटना के निकल गई। इट वॉज मिड डे, अब क्या था, दोपहर का समय आ गया था। 7 or 8 पीपल हैड गैदर्ड इन आवर courtyard टू सुपरवाइज द डिवीजन। अब क्या होता है कि वो जो घर का बरामदा होता है, कल्टियार्ड होता है, उसमें 7-8 लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो हमारा विभाजन है वो आराम से कर सके। वी 3 ब्रदर वर प्रेजेंट, और हम तीनों भाई भी वहाँ पर थे। मदर वॉज नॉट बी सीन एनीवेयर इन द वैसिनिटी, लेकिन जो माँ थी वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी। विसिनिटी का मतलब होता है उस स्थान के आसपास वो कहीं भी नहीं थी। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, अब हम तीनों भाई हैं वो बैठ गए थे और बस अब फाइनल जो सेपरेशन था, मतलब जो अलगाव था या जो बंटवारा था वो होने वाला था। As if ready to slice out the flesh of their domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. अब हम लोग एकदम से तैयार थे उस घर को या उस बॉडी को, उस घर रूपी जो उसका शरीर था, जिनको मेरे माता पिता ने अपनी शादी से लेकर अभी तक जिसको पाला पोसा था, उस पूरे शरीर को हम टुकड़ों में काट काट कर
करने को एकदम से तैयार थे। स्लाइस, स्लाइस का मतलब है टुकड़े करना, आउट ऑफ द फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, मतलब डोमेस्टिक बॉडी का मतलब है उस घर रूपी जो उसका शरीर है उसको। एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन क्लचिंग ए पीस ईच। और इस तरह से हम क्या कर रहे थे कि हम उस जो मांस का वो टुकड़ा था उससे तीनों भाई है वो खींच रहे थे, एक तीनों अलग अलग दिशा में ले जाने के लिए उन टुकड़ों को, और उसे खींच। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कटयार्ड। और अब घर में जितना भी सामान था, आर्टिकल्स का मतलब यहाँ चीज़ों से है कि घर में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी उस बरामदे में रख दी गई थी। दीज वर टू बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। सारी की सारी चीज़ें हैं वो 3 भागों में बंटने वाली थी। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, घर की छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो उस बरामदे में आ गई थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटल्स मेड आउट ऑफ द कोकोनट सेल एंड बैम्बो टू द लिटिल बॉक्स। और यहाँ तक कि सारी छोटी से छोटी चीज़ें, चाहे वो फिर महिलाओं द्वारा बनाई गई नारियल के छिलके से बनी हुई कोई वस्तु हो या बांस की छोटी डिब्बी ही क्यों ना हो, जिसमें हमारे जो पिताजी हैं वो पान के पत्ते रखते थे। बेटल्स का मतलब होता है पान के पत्ते रखना। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस। और यहाँ तक कि जो कुल्हाड़ी थी और जो पुराना रेडियो सेट था वो भी वहाँ पर रख दिया गया। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम वॉज मैड। और उसके बाद एक खूब बड़ी सारी एक लिस्ट बनाई गई जिसमें सारे घर के आइटम है उनके नाम लिखे गए। नथिंग वॉज बैड, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। नीदर द धिनकी, धिनकी मीन्स हियर वुडन राइस क्रशर, मतलब जो चावल को कूटने को या धान के कूटने की जो डंडा होता है उसे धिनकी कहा गया यहाँ पर। तो यहाँ तक कि वो धिनकी भी रख दी गई। नॉट द लिटिल फिगर ऑफ द फैमिली आइडल्स। और यहाँ तक कि जो घर के अंदर छोटी छोटी भगवान की या जो मूर्तियाँ थी वो भी वहाँ पर रख दी गई। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर राइज। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो उठते हैं। ही स्टॉप फॉर ए मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग। वो 1 मिनट के लिए वो जो चीज़ें पड़ी थी उस ढेर के पास रुकते हैं। एंड अनफास्टन द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच। और जल्दी जल्दी अपनी जो उन्हें एक घड़ी पहन रखी थी हाथ में वो भी वो खोल देते हैं। एंड प्लेस इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग। और उसे भी दूसरे वो जो ढेर लगा हुआ था सामान का उनके ऊपर वो उसे भी रख देते हैं। परहैप्स अ टीयर ट्रिकल डाउन हिज चिक्स। और मैंने देखा था कि शायद उनके गाल पर एक आंसू है वो लुढ़क गया था। विद अ हैवी sigh he left the place। और एक लंबी गहरी सांस लेकर वो उस जगह को छोड़ देते हैं। I had often heard him say that father had bought him that wrist watch when he was in his 11th class। और मुझे याद है कि वो मुझे बताया करते थे कि ये जो रिस्ट वॉच थी वो उनके पिताजी ने उन बड़े भैया को ला के दी थी जब वो 11वीं क्लास में थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड mortgage that was to send me money to go to Delhi for an interview। लेकिन मुझे ये भी बात अच्छे से याद है कि जब मैं MA फाइनल ईयर में था तब उन्होंने इसी बोझ को उधार कर दिया था। मॉर्गेज का मतलब होता है उधार पे देना, कि उसको उधार पे दे दिया था ताकि थोड़े बहुत पैसे हैं वो उन्हें मिल सके और वो मुझे दिल्ली भेज सके क्योंकि मेरा वहाँ पर एक इंटरव्यू था। ही हैड सेंड मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़, आई रिमेंबर क्लियरली। और मुझे एकदम अच्छे से याद है कि उन्होंने उस वक्त मुझे 150 रुपये हैं वो भेजे थे। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉन। कोई नहीं जानता था कि ये रिस्ट वॉच है वो वापस उनके हिस्से में आएगी या नहीं आएगी। हिज एक्शन सेम सिम्बॉलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट। लेकिन उनका जो इस तरह का जो काम किया था उन्होंने, मतलब अचानक से जो घड़ी उन्होंने रख दी थी, इससे ये बात एकदम लगभग तय हो चुकी थी कि उनका भी अब जो पहले जितना प्रेम था, जिनका अटैचमेंट था उन लोगों से, अब वो थोड़ा कम हो गया था। आई वॉज साइलेंट, मैं एकदम चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड। मेरी बड़ी भाभी थी वो बरामदे में थी। माई सेकंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर। और मेरा जो दूसरा भाई था वो बार बार में क्या कर रहा था, अपनी जो वाइफ थी उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। एंड वॉज देयर टैकिंग हिज प्लेस विद अस। और वो उसके पास ही बैठी थी। इट वॉज लाइक द बुचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्प इटसेल्फ। ऐसा लग रहा था जैसे कसाई है वो फिर से अपना वो जो चाकू है उसे वो तेज कर रहा है। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज। मेरा बड़ा भाई काफ़ी शांत था और एकदम गंभीर था। लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसेडिंग dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage। अब राइटर कहता है कि लेकिन मेरे जो बड़े भैया थे वो बिल्कुल भद्र पुरुष थे और वो बस बैठे बैठे सारी जितनी भी वो प्रक्रिया हो रही थी उन्हें बिना किसी पैशन के, बिना किसी लगाव के बस वो देख रहे थे। बिल्कुल वो वैसे ही देख रहे थे जैसे कि वो उस दिन थे जब उन्होंने जब मेरी शादी के टाइम वो एकदम गंभीर रूप से बैठे थे, या फिर जब उनका जो बेटा था उनके जब जनेऊ संस्कार हुआ था तो उस वक्त भी वो बड़े सिंसियरली तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो आज भी वो इस जगह भी वो बड़े ही डिस्पैशनेटली रूप से वहाँ बैठे थे, मतलब बिना अलगाव के वो अपनी ड्यूटी वहाँ पर निभा रहे थे। While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice, not a sign of disgust and regard।
और जब मेरे दूसरे वाले भाई से उन्हें बात करने का मौका मिल रहा था या कोई बात पर वो डिस्कस कर रहे थे, तो उस वक्त भी वो बहुत शांत थे और गंभीर थे। नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट। उनके चेहरे पे बिल्कुल भी किसी घृणा या किसी भी अपमान का या कोई भी भाव, दुख का उनके भाव कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड। मुझे अब भी याद है वो साल जब मेरे पिताजी की मौत हुई थी। वी हैड टू लिव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन। उस वक्त हम लोग सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी में थे। इट वॉज विंटर, वो सर्दी थी। द चिल वॉज एट इट्स हाइट। और जो सर्दी थी वो एकदम चरम पर थी। ही हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स। और हमारे पास बहुत थोड़े ही ब्लैंकेट्स थे, कंबल थे। द कोल्ड वॉज सो बिटिंग। लेकिन जो सर्दी थी वो बहुत भयंकर थी। पर्टिकुलरली एट मिड नाइट दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन। और ये बात सच है कि एक दिन आधी रात को वहाँ पर एक ब्लैंकेट है, उससे काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। दैट नाइट आज आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम। और उस रात, उस आधी रात की जो राइटर बात बता रहा है, तो उस रात क्या है कि मैं वो अलग रूम में सो रहा था। जो बरामदे वाला रूम होता है, पैसेज रूम उसे कहा जाता है। व्हेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, हेडेड टू माइन। और मैंने क्या देखता हूँ, जब मैं सुबह जब मुझे जाग आती है तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो बड़े भैया थी उनकी जो ब्लैंकेट थी वो भी मेरे ऊपर डाली गई थी। अर्ली एट डाउन द ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड विदाउट ए ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स। और वो तो सुबह सुबह ही खेत के लिए निकल गए थे, जबकि उनके कंधे पर कोई भी ब्लैंकेट नहीं थी। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड। और अगर उनसे पूछा जाता कि आप कंबल क्यों नहीं लेके गए, तो वो हमेशा की तरह एक ही जवाब देते थे कि उन्हें ठंडी नहीं लग रही थी। नाउ आई हैव ए कंफर्टेबल इनकम। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, मतलब मेरे पास आज इतनी अच्छी इनकम है। येट इट हैड नेवर occurred टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि काश मैं भी मेरे बड़े भाई के लिए एक कोई नया कपड़ा गर्म ले लेता। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट। वो आज भी बड़े संतुष्ट थे, बहुत खुश थे उसी पुरानी और फटी हुई ब्लैंकेट के साथ। दैट ही हैड कवर्ड विथ मी वंस। वही कंबल जिसको उन्होंने एक बार मेरे ऊपर डाला था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विथ ऑल द अदर थिंग्स। तो वो जो ब्लैंकेट थी वो भी मेरे सामने पड़ी थी उन सभी चीज़ों के साथ। आई शिवर्ड विथ द कोल्ड एंड माई ओवन इनग्रेटिट्यूड। अब मैं ठंड से और अपनी जो इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट कृतज्ञता। मतलब जब हम एकदम से किसी बात के लिए शर्मिंदा होते हैं तो इनग्रेटिट्यूड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं ठंड से और मेरी जिस तरह की जो मैं शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा शिवर्ड हो गया था, मैं काँप गया था। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर। और जो प्रोसेस थी बंटवारे की वो खत्म हो गई थी। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर एग्री टू इट विथ ए स्माइल। मेरे बड़े जो दूसरे नंबर के भाई ने जो भी कुछ मांगा, मेरे बड़े भैया ने बहुत खुशी के साथ उसे सब कुछ दे दिया। माई सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाई द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एज द प्राइस। मेरा जो सेकंड ब्रदर था उसने मुझे कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ज़मीन है वो मुझे बेच सकते हो, और बदले में मैं तुम्हें 18,000 रुपये दे देता हूँ। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विथ हिम टू शो मी द पैडी फील्ड दैट वर टू बी माइन। और उसी शाम को जो मेरे बड़े भैया थे वो मुझे खेत की ओर लेके गए और मुझे वो फील्ड दिखाया जो मेरा हो गया था। आई क्वाइटली फॉलोड हिम। मैं धीरे धीरे उनके पीछे चलता रहा। वी मूव फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री। हम एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी पर चलते रहे। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर। मैं क्या देखता हूँ कि सारे खेत में मेरे भाई के ही पैरों के निशान थे, उसी के फिंगर्स के निशान थे, उसी के पाम के निशान थे। ऑन द बोसम ऑफ द पैडी फील्ड स्पार्कल द पल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वीट। और मैं देखता हूँ कि फील्ड में जो फसल लहरा रही थी वो मेरे भाई के पसीने से चमक रही थी, स्पार्क कर रही थी। ही वो शोइंग मी द फील्ड। उन्होंने मुझे खेत दिखाए एज ए फादर वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स। और उन्होंने मुझे इस तरह खेत दिखाया जैसे एक पिता है वो किसी अजनबी को हम किसी फैमिली मेम्बर से मिलाते हैं, उसी तरह उन्होंने मुझे सारे फील्ड दिखाए। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर। और फिर दूसरे दिन सुबह बस मुझे भुवनेश्वर जाना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर। मेरा बिल्कुल साहस नहीं था कि मैं बड़े भैया से मिलता जाऊँ। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ। और बस स्टॉप पर जाने से पहले मैंने एक छोटा सा लेटर का एक स्लिप, यानी एक पेपर का एक स्लिप है, वो मैंने मेरी भाभी को दिया। विच हैड द डिटेल अबाउट माई शेयर, जिसमें विभाजन की सारी बातें लिखी हुई थी। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर। और उसी स्लिप के जो खाली जगह थी वहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक बात लिख दी थी, और वो ये थी कि मेरा जितना भी शेयर है इसमें, या मेरे जितना भी बंटवारे में मेरा जो हिस्सा है वो मेरे बड़े भाई को दे दिया जाए। एंड स्टेटली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस। और जल्दी से मैं उस घर से निकल गया। आई हैड रिटर्न। मैंने क्या लिखा था? ब्रदर, भाई, वॉट शैल आई डू विद द लैंड, कि मैं उस लैंड का क्या करूँगा, मैं उस ज़मीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड, क्योंकि मेरी ज़मीन तो तुम हो। वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, कि जो भी मैंने मेरे जीवन में जो भी बोया है, जो फसल मैंने बोई है मेरे जीवन में, वो ज़मीन आप हो। आई नीड नथिंग सेव यू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं
सेव कर सकूँ। एक्सेप्ट दिस, सिर्फ एक चीज़, प्लीज़ इफ़ यू डिनाई, और अगर आप इस चीज़ को मना करते हैं, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं मेरा चेहरा है वो आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। और इस तरह से ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ये जो राइटर है वो लास्ट में, ये राइटर की जो आत्मा है वो जग जाती है अपने बड़े भाई के लिए। उसे अपने बड़े भाई के किए हुए सारे अच्छे काम है वो याद आते हैं, और इसीलिए वो इस नोट में लिखता है कि उसे ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, उसे उसके लिए जो ज़मीन है वो उसके बड़े भैया ही है, क्योंकि उनके जीवन की जितनी भी फसल है वो जो काट सकता था वो उसके बड़े भैया ही हैं, और इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह से ये जो दास बहन होर की जो स्टोरी है ये स्टूडेंट ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।